हम लोग मैथ में एक चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, एलसीएम अथवा एचसीएफ, लासा अथवा मासा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ या नंबर सिस्टम को अगर हम अलग करना चाहें तो अलग नहीं कर सकते। से अगर हम इन दोनों का वेन डायग्राम बनाए तो ये आपका नंबर सिस्टम था और ये एलसीएम अथवा एचसीएफ, यानी कुछ पोर्शन दोनों में कॉमन पड़ सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है। यानी अगर ये कहें कि पूरे तरीके से नंबर सिस्टम खत्म है तो ये एक प्रकार से गलत कहना होगा। समझ में आ गया ना। या ये कहें कि आज से लासा मासा स्टार्ट करेंगे तो ये भी गलत कहना होगा। यानी जो हम लोग अभी बाकी कुछ चीज है जो इन दोनों में कॉमन है उसको हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ सकते थे और लासा मासा में पढ़ सकते थे। जैसे मल्टीपल, गुणज। गुणज क्या होता है? लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहां लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल गुणज, या इसको बोलते हैं अपवर्त। अपवर्त मल्टीपल गुणज या अपवर्त क्या होता है? गुणज या अपवर्त का मतलब होता है भैया पहाड़ा। पहाड़ा सीधे सीधे जैसे हम आपसे कहें 5 का गुणज बताइए, पहले समझ लीजिए 5 का गुणज। 5 का गुणज, 5 का गुणज का मतलब है 5 का पहाड़ा बताइए। 5 का गुणज कौन सा होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, ऐसे अनंत संख्याएं हैं। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या 5 का गुणज है। हम आपसे कहें 12 का गुणज बताइए तो 12 का गुणज कितना होगा? 12, 24, 36, 48। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं 12 से विभाजित होने वाली हैं वो सब 12 का गुणज कहलाता है। तो गुणज, अपवर्त या पहाड़ा का मतलब क्या हो गया? वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से विभाजित है उस संख्या को दी गई संख्या का गुणज कहते हैं। ये कहेंगे ना, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से विभाजित है उस संख्या को दी गई संख्या का गुणज कहते हैं। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या से विभाजित है उस संख्या को दी गई संख्या का गुणज कहते हैं। यानी अगर एलसीएम और एचसीएफ को आपको अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले इसका पूरा नाम तो समझ में आए ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल है क्या? फैक्टर है क्या? मल्टीपल के बारे में हमने बताया कि अगर कोई संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित है तो जो संख्या विभाजित होगा उस संख्या को गुणज बोलेंगे। जैसे हम आपसे कहें किसी भी संख्या का, मान लीजिए 10 का गुणज, तो 10 का गुणज कितना हो जाएगा? जो 10 से विभाजित हो, 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से अनंत संख्याएं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है?
वह संख्या स्वयं होती है। ये तो है ना। इस चीज को आप लिख सकते हैं नोट करके, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं है। सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा भैया? किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज, तो बड़ा गुणज याद नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट तक है ना, तो बड़ा गुणज याद नहीं कर सकते। बड़ा गुणज हाँ, अब अगर ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन में देख के बता सकते हैं जो बड़ा होगा। समझ में आ गया ना? जैसे 4 ऑप्शन लिखा, उन 4 में से अगर कोई सबसे बड़ी संख्या है तो उसको हम बता सकते हैं। बाकी वैसे कोई पूछे बड़ा गुणज तो बड़ा गुणज याद नहीं होगा। क्लियर है ना यहां तक? एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? जैसे आपसे पूछ लेगा 36 का गुणज है 72, 18, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे छोटा गुणज कौन सा भैया? सब इसमें से कौन सा गुणज है? 36 का गुणज 72 है। 18, 18 छोटा है नहीं, 18 गुणज ही नहीं है, क्योंकि 36 से विभाजित होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो 36 से क्या 18 विभाजित होगा? नहीं, 36 से सिर्फ 72 ही विभाजित होगा। तो ये गलती मत करना कि दोनों है। समझ में आ गया ना? यानी हमेशा जो सबसे छोटा गुणज होगा वो 36 से छोटा नहीं होगा, ये तो लिखे हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होगा, यानी 36 से छोटा संभव नहीं है। तो सबसे छोटा गुणज के हैं, चाहे इसमें से छांटना हो तो इसमें एक ऑप्शन सही है, ए वाला। सबसे छोटा गुणज कौन सा हो सकता है? 36, उससे छोटा नहीं होगा। अगला बताइए 88 का गुणज 240, चले गए। 88 का गुणज है 240, 880, 960, 520। कौन सा है भैया इसमें? 880 सही ना। जो संख्या 88 से विभाजित हो जाए, तो 88 के पहाड़ा में क्या 224 आएगा? बताइए। 88 का पहाड़ा नहीं आता तो आप देखिए 88 किससे कटेगा? 11 8 88, ये तो पढ़े ना भैया। इसका मतलब जो संख्या 11 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो क्या 24 यानी 240 आपका 8 से विभाजित होगा? तो 8 से तो कट जाएगा, 8 3 24, लेकिन क्या 11 से विभाजित है? नहीं है, इसका मतलब नहीं कटेगा। इसको चेक करें तो ये संख्या 11 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ही सही है। इसको चेक करेंगे तो ये संख्या ना तो 11 से विभाजित है और ना ही 8 से विभाजित है। ये वाली संख्या भी ना तो 11 से है। समझ में आ गया सबको? अब चलिए अगला लिखिए भैया सब लोग।
फैक्टर, फैक्टर, गुणनखंड, इसको एक नाम से और जानते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक, फैक्टर या गुणनखंड या अपवर्तक। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। अभी तक क्या था? जो दी गई संख्या से विभाजित हो, अब वो संख्या खुद हो जाए, दोनों में अंतर है। जैसे अभी हमने मल्टीपल में क्या पढ़ा, जैसे हमने कहा 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 का मल्टीपल क्या बता रहे थे भैया? आप आ रहे थे 12 का मल्टीपल 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, सही ना? ये 12 का क्या है? मल्टीपल है। लेकिन हमने कहा 12 का गुणज बताइए, ये गुणज था, ये 12 का क्या था? गुणज। हमने कहा फैक्टर बताइए, तो फैक्टर का मतलब होता है जो 12 को विभाजित कर दे। तो 12 को कौन कौन करेगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। समझ में आ गया ना? तो जो ये संख्या है, इस संख्या को बोलते हैं फैक्टर। जबकि 12 जिसको करता है वो गुणज है, और 12 को जो करता है वो फैक्टर है। दोनों में अंतर है। समझ में आ गया ना सबको? इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, या वह संख्या जो जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा, उस संख्या को उस दी गई संख्या का फैक्टर कहेंगे। ये लिखेंगे ना? इसमें भी लिख लीजिए, दी गई संख्या, संख्या जिस संख्या से होता है उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या जिस संख्या से विभाजित होता है उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जिससे हम आपसे कहें 6 का गुणनखंड बताइए, तो 6 का गुणनखंड का मतलब है 6 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसका मतलब ये जो 4 संख्याएं हैं, ये 4 गुणनखंड है, यानी 6 के कितने गुणनखंड हैं? 4। जबकि मल्टीपल की संख्या क्या थी? अनंत थी। इसे 15, तो 15 के कितने गुणनखंड हैं? तो 1, 3, 5, 15। 15 के भी 4 गुणनखंड हैं। इसे 24, यानी 24 जिससे जिससे विभाजित है वह उस संख्या का गुणनखंड है। तो किससे किससे घटेगा 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 24 के कितने गुणनखंड है? 5 और 3, 8 गुणनखंड है। यानी 24 के गुणनखंडों की संख्या 8। इसका मतलब गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, जबकि गुणज की संख्या अनिश्चित होती है। गुणज का मतलब पहाड़ा, पहाड़ा आप अनंत बार पढ़ सकते हैं। बताइए अगर किसी को यहां तक दिक्कत है, क्लियर है ना ये चीज? गुणनखंड का मतलब है जिससे जिससे विभाजित हो उसको बोलते हैं गुणनखंड। लिख लेना एक लाइन यहां भी, गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, गुणनखंड की संख्या निश्चित निश्चित होती है।
जबकि गुणज की संख्या अनिश्चित, गुणज की संख्या अनंत होती है या अनिश्चित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, गुणज की संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ये तो हुआ ना। यानी अगर आपसे कोई भी किसी भी संख्या का पूछ ले कि गुणनखंड की संख्या बताइए तो आप बता सकते हैं। जैसे 24 के कितने गुणनखंड हैं? 8, ये बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गुणज की संख्या पूछ ले तो गुणज की संख्या नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अनंत बार है। समझ में आया ना। जैसे अभी छोटा सा उदाहरण हमने क्या लिखा था, मान लीजिए 24 ही है, तो 24 के कितने गुणज हैं? अगर गुणज पूछेगा भैया तो गुणज का मतलब पहाड़ा, तो 24 भी आ जाएगा, 48, 72, इस प्रकार से अनंत संख्याएं हैं। लेकिन अगर इसी 24 का गुणनखंड पूछे, गुणनखंड, तो गुणनखंड की संख्या निश्चित है, यहां लिखा है गुणनखंड की संख्या कितनी है? 8। इसका मतलब इसकी संख्या तो ज्ञात कर सकते हैं, इसकी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो एग्जाम में सवाल क्या बनेगा? एग्जाम में जो सवाल बनेगा वो आपसे गुणनखंड की संख्या ज्ञात करवाएगा कि बताइए किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हैं। तो जैसे 24 था तो 24 छोटा संख्या था, इसलिए इसको हम लोग निकाल लिए। अगर यही 424 होता तो इतना आसानी से लिखना संभव नहीं है ना। 400 के कितने गुणनखंड है आप तुरंत थोड़ा लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है? 1। और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। किसी को दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन बताइए, निम्न में से 36 का गुणनखंड 72, 36, 12, 12 और 1 18। ये ऑप्शन इधर लिखा है भैया। पहला ऑप्शन है केवल 1, यानी केवल ए सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल बी, सी और डी सही है। और तीसरा ऑप्शन है ए, बी, सी, डी चारों। और चौथा ऑप्शन है केवल सी और डी। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, सी वाला सही है, बी वाला, ये वाला सही है ना। हाँ, यानी गुणनखंड का मतलब है 36 को जो जो काट दे, 36 को भी काट देगा, 12 भी काट देगा और 18 भी काट देगा। इसका मतलब है 36, 12 और 18 तीनों इसके गुणनखंड हैं। जिसको दिक्कत है बताइए यहां तक। अब देखिए एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा। एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो ज्यादातर यहां से पूछता है गुणनखंड की संख्या ही पूछेगा। समझ में आ गया ना। जैसे अभी हम आपसे पूछ लें 48 के कितने गुणनखंड हैं? 48 के गुणनखंड की संख्या। तो देखिए 48 के गुणनखंड की संख्या, शायद ये संख्या छोटा है
इसलिए आप लिख सकते हैं 48 किससे किससे विभाजित है। तो 48 1 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8 और 12, 24, 16 से भी ना, 12, 16 और 24 से और 48 से। तो देखिए 48 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणनखंड है। लेकिन अगर यही सवाल हम आपसे पूछते 480 के कितने गुणनखंड हैं, तो शायद अब ऐसे लिखना संभव नहीं है। समझ में आ गया ना? तो एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछेगा वो इसी टाइप का पूछेगा, 480 के कितने गुणनखंड है, 500 के कितने गुणनखंड है, 1026 के कितने गुणनखंड है। तो अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, छोटा छोटा तो आप निकाल लेंगे। लिखिए कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल रूप या इसी को बोलते हैं संख्या का मानक रूप, मानक रूप। कैनोनिकल रूप या संख्या का मानक रूप क्या है? कैनोनिकल रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को लिखना, फिर बता रहे हैं अभी, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना संख्या का कैनोनिकल रूप अथवा मानक रूप कहलाता है। किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना संख्या का कैनोनिकल रूप या मानक रूप कहलाता है। जैसे अभी हमने एक सवाल लिखा था 48 लिखा था ना, तो अब इसी का उत्तर की भी जांच कर लेते हैं। 48 उत्तर की जांच तो बाद में करेंगे। 48 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? 48 का मतलब है इसको अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना है। 48 उस साल करेंगे, 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। ये आता है ना सबको? इसका मतलब इस 48 को हम कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ में आ गया ना? 2 कई बार है? 4 बार, 3 एक बार है। इसको कैसे लिख दे? अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में, यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1। तो जो ये संख्या लिखा है इसी को बोलते हैं मानक रूप, मानक रूप। समझ में आ गया ना? मानक रूप कहिए या कैनोनिकल रूप कहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये संख्या को लिखने का। किसी को दिक्कत है? जैसे 80 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? तो 80 का फिर से गुणनखंड निकालेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ये आएगा ना? इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 4 बार और 1 बार 5। ये भी हो जाएगा 2 के पावर 5 4, 2 के पावर 4, 5 के पावर 1।
तो ये संख्या का कैनोनिकल रूप है। अब देखिए हर बार आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये बच्चों वाला तरीका है क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। भाई इतना कक्षा 2 में थोड़ा पढ़ते कैसे लगाएंगे, समझ में आया ना। इसी चीज को जैसे 80 लिखना होता तो 80 को हम कैसे लिख सकते थे, हमें पता है 16 पंचे 80, और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 5 का मतलब 5 की पावर 1। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसे बच्चों के तरीके से ऐसे हर सवाल नहीं लगाना है। समझ में आ गया ना सबको। हाँ, जिसको नहीं जो तोड़ पाएंगे वो कम से कम ऐसे लगाए लेकिन चले, मतलब खाली बैठने से अच्छा चलना तो सीखे। क्योंकि ये बात डिपेंड करेगा कि आपने बचपन में अभी तक कितना मेहनत किया है। अगर अभी तक कुछ भी मेहनत नहीं किए होंगे तो हो सकता है आप डायरेक्ट ना तोड़ पाए। जैसे हम कहें 420 का कैनोनिकल रूप, तो 420 का जो 420 को नहीं तोड़ पा रहे हैं वो लिख के सॉल्व करें, लेकिन जो तोड़ पा रहे हैं इसको तोड़ दीजिए। देखिए कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणे 10, और 42 का मतलब होता है 21 दूना 42, और 10 का मतलब 5 दूनी 10। 21 का मतलब होता है 7 तरीके 21 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, टूट गया पूरा। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो ये संख्या का मानक रूप आ गया है। तो 7 छूट गया, 7 गुणे 7, ये संख्या का मानक रूप है। क्लियर है ना सबका। अब देखिए जो ऐसे नहीं तोड़ पा रहे, हमने क्या कहा, इसको कोशिश करिए कि आप इसको जिस भी भाषा में तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया ना। कोई जरूरी नहीं कि आप यही तोड़िए 21 गुणे 10, जो आपको दिखाई दे उसमें तोड़ दीजिए। अगला बताइए 2500 का कैनोनिकल रूप। 2500 का कैनोनिकल रूप कितना आएगा भैया, अब देखिए 2500 का मतलब होता है 25 गुणे 100, ये हो जाएगा 25 5 के पावर 2, और ये हो जाता है 10 दहाम 100, तो 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 दूनी 10, तो 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2, यही आएगा ना। 5 5 का गुणा करें हैं तो बेस बेस बराबर है, तो बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाएगा। तो 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर, आ गया था ना सबका। ये निकाल लेंगे सब लोग। लिखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं इसकी संख्या, माना किसी संख्या n का कैनोनिकल रूप
कैनोनिकल रूप x के पावर a गुणे y के पावर b गुणे z के पावर c है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? x क्या हो भैया? एक्स वाई ये होगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन मान नहीं जोड़ेंगे, कितने टाइप का, जैसे यहाँ x y z जो ये लिखा है ना, जैसे यहाँ x को 1 2 3 कौन सा जोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, उस सीधे सीधे पावर को आपको जोड़ लेना है, यानी a प्लस बी प्लस सी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी, पावर जोड़ देना है। जैसे देखिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, ले लीजिए आप किसे भी, 36 है तो 36 का कैनोनिकल रूप कितना होगा? 6×36। 6×36 का मतलब 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 यहां, 3 दूनी 6 यहां, ये तो है ना। तो इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है आप देख भी पा रहे हैं, 1 2 3 4, चारे तो है ना। इसको कैसे लिखते हैं? इसको आप लिखते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। तो 4 कहां से आया? इसी को तो जोड़ा गया है, पावर पावर जोड़ देंगे आ जाएगा 4। ऐसे 36 को अगर आप ऐसे भी काटेंगे तो भी वही आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे, तो कुल कितने गुणनखंड है? 4। तो 4 लाने के लिए पावर पावर को जोड़ देना है। समझ में आया ना सबको? तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या का कैनोनिकल रूप लिखेंगे, उसके बाद पावर पावर को जोड़ देना है। समझ में आ रहा है आपको? किसको और नहीं आ रहा है बताइए? लिखिए दूसरा। देखिए 800 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, 800 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। कितना आएगा? 7। तो पहला तरीका है सबसे बेसिक कि 800 को आप इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200, 2 से सॉल्व करेंगे 100, फिर 2 से 50, पुनः 2 से 25, ये है ना। फिर 5 से 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणनखंड। पहला तरीका तो ऐसे था, दूसरा तरीका भी यही है, लेकिन इसको आप कैनोनिकल रूप में लिख सकते हैं। कैनोनिकल रूप कितना लिखेंगे? 8 गुणे 100, 800 आएगा। 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 100 का मतलब होता है 10 दहाम 100, और 10 का मतलब होता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो 2 कितनी बार है? 3 बार यहां है, 2 बार यहां, यानी 2 हो गया आपका 5 बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 5 + 2 = 7।
पावर पावर जोड़ देना है, लगा लेंगे ना सब। मतलब देख 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं? बारह, 9, 6, इनमें से कोई नहीं। कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य बताना है, कितने अभाज्य? कितने अभाज्य गुणनखंड? कितना आएगा? 6। आ गया सबका भैया? तीन सौ 360 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 6। देखिए जिसको नहीं आ रहा है वो खाली बैठने से अच्छा है कि इसको जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन खाली मत बैठिए, सही ना। इसको आप काटेंगे किससे? 2 से 180, फिर 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 5 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 1। कितना गया? 1 2 3 4 5 6, गिन लेना है। इसको दूसरा कैसे लिख सकते हैं? 9 चौक 36, 9 गुणे 4, 9 चौक 36 गुणे 10, 5 दूनी 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 5 गुणे 2। तो 2 कितनी बार है? 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 है आपका 3 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 कितनी बार है? 1 बार। पावर पावर जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6। यानी अगर कैनोनिकल रूप पता है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पावर जोड़ने से आ जाएगी। अगला बताइए 120 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं? छह, 2, 3, नोटा 3। कितना है भैया? 3। हाँ, भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग बताना है, रिपीट नहीं करना है। तो अगर 120 का फिर से हम लोग कैनोनिकल रूप लिखें तो 120 का मतलब 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10। तो देखिए 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे, तो कितने अलग अलग है? तो एक 3 है, एक 5 है और एक 2 है, बाकी ये 2 तो रिपीट है ना, इसको नहीं गिनना है। इसका मतलब अगर कैनोनिकल रूप लिखेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो अब पावर नहीं जोड़ेंगे, खाली बेस गिन लेंगे। कितना बेस है? 3। यहां पूछा है भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग बताना है, किसी को रिपीट नहीं करना है। आठ का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 6 का स्क्वायर,
अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, इसमें बताना। छः, 12, 18 और नोटा 12। आ गया है सबका? कितना क्या भैया? देखिए, अगर ऐसे जोड़ देंगे दुई दुई चार दुई छह तो ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले कैनोनिकल रूप लिखेंगे तो ये कैनोनिकल रूप में लिखा है? नहीं लिखा है। कैनोनिकल रूप में बेस अभाज्य होना चाहिए। इसमें बेस अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य है नहीं, 5 तो अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं। तो पहले इसको अभाज्य बनाएंगे। तो 8 का मतलब होता है दुई गुड़े दुई गुड़े दुई के पावर दुई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को गुड़े 5 के पावर दुई, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुड़े दुई के पावर दुई। तो इसको हम लिख सकते हैं दुई के पावर दुई गुड़े दुई के पावर दुई गुड़े दुई के पावर दुई गुड़े 5 के पावर दुई, यहां से 3 के पावर दुई गुड़े दुई के पावर दुई। अब देखिए सब दुई के पावर कितना, तो दुई के पावर दुई, दुई 4, दुई 6, दुई 8, दुई के पावर 8 गुड़े 5 के पावर दुई और 3 के पावर दुई। कितना आ गया ये? 8, दुई 10 और दुई 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12। भिन्न भिन्न गुणनखंडों की संख्या भाज्य 3। भिन्न भिन्न प्रकार के 3 है, लेकिन कुल कितने हैं? 12। वही आएगा। इसीलिए तो कैनोनिकल रूप का मतलब एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप है। आप किसी भी फॉर्म में तोड़ के लाएंगे, फाइनल उत्तर वही आएगा। समझ में आ गया ना? मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप का मतलब है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। आप किसी भी तरीके से तोड़ेंगे तो अंतिम जो गुणनखंड आएगा वो यही आएगा। चाहे 8 28 64 करेंगे तो भी आएगा। अब देखिए, ये संख्या अगर एग्जाम में लगाना होता तो मुझे वाली जोड़ सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ दुई कितनी बार है? 3 बार। दुई गुड़े दुई गुड़े दुई, ये तो लिखा है ना। तो दुई गुड़े दुई गुड़े दुई लिखा तो कितनी बार आ जाएगा? 6 बार आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 बार है तो 3 का सीधे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। यहाँ तो दुई पहले से दिख रहा है, और यहाँ कितना है? तो यहाँ 3 दूनी 6 है, दुई है तो दुई दूनी 4, जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। यानी अलग अलग मत करिए। जैसे हमने ये कहा कि ये 3 है तो 3 दूनी 6 इकट्ठा ही लिख दीजिए। ये कितना है? एक के बार है तो दुई एकम दुई। यहाँ के बार है दुई संख्या है तो दुई दूनी 4, सबको जोड़ दीजिए। समझ में आया सबको? अब यानी एग्जाम में जल्दी लगाना है तो सीधे सीधे आप उसके गुणनखंड में कितने गुणनखंड हैं, कितने फैक्टर हैं, उनका आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं। चलिए एक और बताइए। 15 के पावर 6 गुणे 9 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। कितना भैया? 26। बाकी लोग 23। 26 कैसे आ गया भैया?
कितना आएगा ऋषभ? देखिए 15 कितनी बार लिखा है? 5 तिहाई 15 दुई संख्या है, तो बस सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 यहां आएगा। यहां कितना आएगा? 3 त्रिका 9 दुई संख्या है, तो दुई संख्या का 6 में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6। यहां एक संख्या है 5, बस इसी को जोड़ देना है। 12 6 18, 18 5 23, ये उत्तर है। लगा लेंगे ना सब? अगला लिखिए कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड की संख्या या गुणनखंड की संख्या बात क्या है? नंबर्स, कुल गुणनखंड की संख्या। देखिए कुल गुणनखंड की संख्या का मतलब जैसे अभी जो हमने निकाला था कि 24 किससे किससे विभाजित है, तो 24 1 से 2 से 3 से 8 से 4 से भी है ना? हाँ 4 से भी है, 6 से भी है, 8 से 12 से और 24 से। यानी 8 के कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 24 के कितने हैं? 8। तो छोटा संख्या है इसलिए लिख लिए। बड़ी संख्या हो जाएगी जैसे 240 कर दें तो अब नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका कैसे निकालेंगे? हाँ, यानी इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? संख्याओं का कैनोनिकल रूप निकालेंगे और उसके पावर में एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर देंगे। समझ में आ गया ना? लिखिए माना कोई संख्या n है तथा उसका कैनोनिकल रूप x के पावर a गुणे y के पावर b गुणे z के पावर c है, तो कुल गुणनखंड की संख्या कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे भैया? पावर में एक एक बढ़ाएंगे, यानी x प्लस 1 सॉरी a प्लस 1 b प्लस 1 और c प्लस 1 जितने पावर होंगे सब में एक एक बढ़ा देना है और इनका आपस में गुणा कर देना है। यह कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला है। सबसे पहले संख्या का मानक रूप निकालेंगे, कैनोनिकल रूप निकालेंगे, पावर में एक एक बढ़ाएंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। यानी जिनको फैक्टर निकालना नहीं आएगा उनके लिए ये चीजें बहुत दूर की हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे 240 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कितना? 20। सबसे पहले 240 का कैनोनिकल रूप, तो 8 त्रिक 24 और 10 बचेगा, 5 दूनी 10। 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3 और एक 2 यहां है तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। हमने क्या कहा है? सब में एक एक बढ़ाइए, आपस में गुणा। तो 5 4 में एक बढ़ाएंगे 5, यानी 4 में एक बढ़ाना है और एक में भी एक बढ़ाना है और यहां भी एक में एक बढ़ा देना, इन सबका गुणा। 5 गुणे 2 गुणे 2।
5 दूनी 10, दूना 20। यानी 224 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 20। हाँ, 240 के कुल गुणनखंड की संख्या। बात मत करिए गौरव। अठारह सौ के कुल गुणनखंड की संख्या। बताइए, सब मत बोलना भैया, बताइए। आलो, आप बताइए भैया कितना आएगा इसका। सभी लोग मत बताइए कितना आएगा। बताइए लोग। आप रात बताइए कितना आएगा। 36। आप क्या है बच्चे, बताइए क्या नहीं कर पा रही? गुणनखंड नहीं कर पा रही हैं। इस 1800 का गुणनखंड कर दिया ना पहले, कहाँ गुणनखंड नहीं किया आप। 1800 का गुणनखंड करिए। आपका भैया आ गया। मैक्सिमम लोग गुणनखंड नहीं कर पाते। 1800 का अगर आप ऐसे सिंपल गुणनखंड करते तो भी अब लिखा गया होता, 2 से काट देंगे 900, फिर 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से काटेंगे 225, फिर 5 से काटेंगे 45, फिर 5 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3। यही आएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2। पावर में एक एक बढ़ाना है तो यहाँ 3 में एक बढ़ाएंगे, कितना जाएगा? 4। यहाँ 2 में एक बढ़ाएंगे 3, यहाँ 2 में एक बढ़ाएंगे 3। सबको गुणा, गुणा कर देंगे। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 आएगा। देखिए, इसको छोटा छोटा तोड़ना है तो इसको आप छोटा छोटा तोड़िए। 18 गुणे 100 लिख सकते हैं ना इसको आराम से। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, और 100 का मतलब 10 गुणे 10। 9 का मतलब 3 त्रिका 9, 2 सीधे 2 लिखेंगे। 10 का मतलब 5 दूनी 10, पुनः 5 दूनी 10। अलग अलग हो गया, समझ में आया ना। 2 गिन लीजिए, 2 कितनी बार है तो 2 1 1 2 1 3 है तो 2 3 बार है, पावर 3 लगा देंगे। 3 कितनी बार है तो 3 2 बार है, 3 के पावर 2 लगाएंगे। 5 कितनी बार है, 5 भी 2 बार है तो 5 के पावर 2 लगाएंगे। सब में पावर 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। बताइए 444 के कितने गुणनखंड है भैया? 444। 444 के गुणनखंड की संख्या।
कितना जाएगा? 444। देखिए अगर इसको हम 4 से काट दें यानी 4 लिख दे बाहर तो कितना देगा ये? 111 ये आएगा ना। 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 111 किसके बाणा में आएगा? 3 से विभाजित है ना ये 111, 12 के बाणा में। हाँ 3, 111 किससे कटेगा? 3 से। क्या बार जाएगा भैया? 37 बार। 37 बार ना, ये हो जाएगा 3 गुणे 37। 37 आपका अभाज्य संख्या है। अब नहीं कटेगा, इसी को लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 37 के पावर, ये आएगा ना। पावर में 1 1 बढ़ाएंगे, गुणा कर लेंगे तो यहाँ 2 है 3, यहाँ 1 है 2, यहाँ 1 है 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 जाएगा। आया था सबका 12? 12 नहीं आएगा। चलिए 444 है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कहा 2 से काट दीजिए, कितना आएगा? 222। फिर 2 से काटेंगे 111, फिर 3 से काट देंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 सते 21। अब 37 अभाज्य संख्या है तो 37 से ही विभाजित होगा, ये आइए ना। कहाँ दिक्कत है? जोड़ में नहीं है बच्चे, गुणा में है, ऐसे थोड़ा होता है। 400 प्लस 44 इसको लिख सकते हैं, इसको 400 प्लस 44 लिख तो सकते हैं, लेकिन ये बीच में गुणा है, यानी गुणा लगाना था ना, आपने प्लस लगा दिया है, गुणनखंड करना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? चलिए बाकी अब कल लगाएंगे हम लोग।